नमस्कार दोस्त, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूं, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूं, वो भी आपको हर रोज बताता हूं और दरअसल हकीकत क्या है। नमस्कार दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। दिल्ली से छपने वाले अखबारों का बंडल मेरे हाथ में है। किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, ये बताऊंगा। कुछ सुर्खियों का विश्लेषण, कुछ अपने मन की बात, कुछ मेरा नजरिया और अगर कुछ रिसर्च के जरिए अतिरिक्त जानकारी है वो भी आपसे हर रोज शेयर करता हूं। कई खबरें हैं अखबारों में, लेकिन आज दोस्तों मैं बात करूंगा फेक न्यूज। फेक न्यूज क्या होता है, फैक्ट और फेक का फर्क क्या है, और कैसे आज के दौर में आप लोग, हम लोग, कोई भी फेक न्यूज के चक्कर में फंसता है, अफवाह के चक्कर में फंसता है, प्रोपेगेंडा के चक्कर में फंसता है, गलत जानकारी को सच मान लेता है और कई बार वही गलत जानकारी वेबसाइट्स पर छप जाती है, ट्विटर पर टैग करके हजारों लाखों लोग उस पर ट्वीट करने लगते हैं, ट्रेंड करने लगता है। बाद में पता चलता है कि जो कहा जा रहा था, किसी शख्स के हवाले से जो कहा जा रहा था, किसी के बयान के बारे में जो कहा जा रहा था, दरअसल बात कुछ और थी। ऐसा ही एक मामला हुआ है दोस्तों। अखबारों में वो खबर छपी है, अखबारों की खबर पर आने से पहले, क्योंकि अखबार में उतनी ही खबर छपी जितना कल सोशल मीडिया पर था। उससे आपको फैक्ट और फेक इस दोनों का फर्क नहीं पता चलेगा। लेकिन एक वेबसाइट, फैक्ट फाइंडिंग वेबसाइट, ऑल्ट न्यूज, ALT न्यूज, आपको दिलचस्पी अगर फैक्ट और फेक में जानने में होगी तो कभी कभी देख लिया करें, ट्विटर पर भी और वेबसाइट पर जाकर भी। दरअसल मामला क्या है? मामला है विराट कोहली और अनुष्का के बारे में सुनील गावस्कर के एक बयान को लेकर। सुनील गावस्कर ने एक बयान दिया, बयान मतलब कमेंट्री के दौरान कुछ ऐसा कहा, उस कहे को एक खास नजरिए के साथ या उसमें कुछ शब्दों की हेराफेरी या उनकी भावनाओं को गलत तरह से गलत एंगल देकर हजारों लोगों ने लिखना शुरू किया। बायकॉट सुनील गावस्कर का हैशटैग ट्रेंड किया ट्विटर पर, और उसके बाद पता चला कि दरअसल कमेंट्री के दौरान सुनील गावस्कर ने कहा कुछ और था। उनके शब्दों में, 2-3 शब्दों में हेराफेरी करने से कैसे अर्थ का अनर्थ हुआ, और उसके बाद गावस्कर को बचाव में आना पड़ा। अनुष्का ने चिट्ठी लिख दी, अनुष्का ने नाराजगी जताई क्योंकि उन्हें लगा कि सुनील गावस्कर ने ऐसा कुछ कहा होगा, और अगर जो शब्द वायरल हो रहे थे अगर सुनील गावस्कर ने वही कहा होता तो यकीनन वो अपराध था, यकीनन उनकी निंदा की जानी चाहिए थी। लेकिन दरअसल सुनील गावस्कर ने वो कहा था क्या, यही बताने की कोशिश करूंगा। गौर से समझिएगा, अखबार में जो खबर छपी है उससे आपको आधी हकीकत पता चलेगी। आधी हकीकत आधा फसाना होता है, तो आप पूरी बात समझिए। खबर क्या है? खबर मतलब खबर इसलिए बोल रहा हूं, आज इस पर बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके नज़रिए से मैं फैक्ट और फेक आपको बताना चाहता हूं। अफवाह और कैसे कोई बात को फैलाई जाती है, और उस ट्रैप में चैनल्स आते हैं, उस ट्रैप में वेबसाइट्स आती है, उस ट्रैप में अखबार भी कई बार आते हैं, हम सब लोग आते हैं। तो दरअसल हुआ ये कि IPL 2020 के मैच में 24 दिसंबर को किंग्स 11 और रॉयल चैलेंजर्स के बीच में मैच था, आपको पता ही होगा। और जो मैं बताने जा रहा हूं इसका पूरा श्रेय ऑल्ट न्यूज को है। ऑल्ट न्यूज ने जिस ढंग से पूरे मामले का खुलासा किया है, उसी से पता चला कि दरअसल सुनील गावस्कर ने कमेंट्री के दौरान बोला क्या था। वो भी पता तब चला जब अनुष्का गुस्से में तब तक रिएक्ट कर चुकी थी, उन्होंने चिट्ठी लिख दी थी। लेकिन क्या हुआ, मैच के दौरान KL राहुल ने सेंचुरी मारी, लेकिन उनके 2 बार कैच छूटे, दोनों बार कैच विराट कोहली से छूटे। फिर जब किंग्स 11 पंजाब के जवाब में बेंगलुरु की टीम ने खेलना शुरू किया तो शुरुआत अच्छी नहीं रही। कोहली को दूसरे ओवर में ही मैदान पर आना पड़ा। विराट कोहली कैप्टन है, आप जानते हैं। उसी दौरान कोहली की बैटिंग पर उनके बारे में कमेंट्री में जिक्र आया, और फिर कमेंट्री कर रहे गावस्कर के हवाले से जो बात कही गई, जो शब्द ये कहकर वायरल हुए कि अनुष्का और विराट के बारे में गावस्कर ने कहा, वहाँ से बवाल हुआ। गावस्कर बुरी तरह से ट्रोल हुए। टेलीविज़न के कई एंकर और नामचीन एंकर्स और बहुत सारी हस्तियों ने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। यहाँ तक हुआ कि गावस्कर को कमेंट्री से हटा देना चाहिए, ऐसी मांगें की जाने लगी, और बायकॉट गावस्कर का ट्विटर पर ट्रेंड हुआ। जो शब्द गावस्कर के हवाले से उनकी ज़ुबान में डालकर वायरल किया गया, वो शब्द मैं दोहराना नहीं चाहूँगा।
टेक्स्ट मैं दिखा दे रहा हूं, आप खुद पढ़कर समझिए। ट्विटर पर और ऑल्ट न्यूज में विस्तार से जिक्र किया गया। अब मामला क्या है, आज के अखबार में खबर छपी है। जैसे अखबार में देखेंगे, पहले पन्ने पर दैनिक हिंदुस्तान के बॉटम में यह खबर छपी है, गावस्कर पर अनुष्का की बाउंसर क्रिकेट में घसीटना बंद करें। जाहिर है अनुष्का का गुस्सा वाजिब था, लाजमी था। अनुष्का की नाराजगी ये हर अखबार में पहले पन्ने पर है, कई अखबारों में। और उसके बाद मैं आता हूं कि दरअसल गावस्कर ने क्या कहा और दरअसल खबर कैसे फैली। यहां भी ऐसे ही है, अनुष्का बोली क्रिकेट में मुझे घसीटना कब बंद होगा, और गावस्कर के नाम से उन्होंने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, नवभारत टाइम्स में जैसे दोनों बॉक्स छापा है कि उन्होंने कहा मिस्टर गावस्कर आप लोगों की इज्जत करते हैं लेकिन मेरे लिए वह क्यों नहीं है। दूसरी तरफ गावस्कर की सफाई है कि मैंने आईपीएल में विराट की नाकामी का दोष अनुष्का पर नहीं मढ़ा, गलत मतलब निकाला गया। और गावस्कर ने क्या कहा था कि लॉकडाउन था तो सिर्फ अनुष्का की बॉलिंग की प्रैक्टिस उन्होंने की, जो वीडियो देखी है इस तरह से कुछ था। अब ये क्या मामला था ये बताता हूँ। तो ये अखबार में खबर है, कुछ अखबार में है, अमर उजाला में भी है, भास्कर में भी है, वेबसाइट्स पर सब जगह है। यह अमर उजाला में है, अनुष्का पर टिप्पणी को लेकर बाउंसर झेल रहे गावस्कर। यह अमर उजाला में इस पन्ने पर बहुत प्रमुखता से यहाँ खबर छपी है और इसमें भी अनुष्का ने जो कहा वो भी प्रतिक्रिया है, गावस्कर ने कहा वो भी प्रतिक्रिया है कि मैंने ऐसा नहीं कहा। दरअसल हुआ क्या था संक्षिप्त में बता दूं मैं ऑल्ट न्यूज के हवाले से, जो गावस्कर ने कहा और गावस्कर की सफाई। बातचीत के दौरान आकाश चोपड़ा और गावस्कर कमेंट्री बॉक्स में थे और विराट खेल रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही विराट का एक वीडियो वायरल हुआ था। वो वीडियो क्या है वो बताता हूं, पहले आपको टेक्स्ट लगा रहा हूं। जो पहले आकाश चोपड़ा ने गावस्कर से बातचीत के दौरान कहा, आकाश चोपड़ा ने कहा कि देखिए लंबे समय के बाद मैदान पर उतरे हैं सभी खिलाड़ी, तो कई बार महसूस होता है कि तलवार में जंग लगा हुआ है, उतनी तैयार नहीं है। आईपीएल का करियर देखें तो ये अद्वितीय है। और उसके बाद सनी भाई 6-8 महीने क्रिकेट न खेलना आसान नहीं होता। ये मैंने लगाया जो आकाश चोपड़ा ने कहा। और उसके बाद इसके जवाब में गावस्कर ने क्या कहा ये भी मैं लगा रहा हूँ। ये टेक्स्ट ऑल्ट न्यूज़ के हवाले से है। गावस्कर ने कहा बिल्कुल जो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है वो उनको करने का मौका नहीं मिला और वो बड़े ... चाहते हैं कि उनकी जितनी वो प्रैक्टिस करें उतना मौका नहीं मिला, उसी से तो वो बेहतर कर सकते हैं। वो जानते हैं जब जो लॉकडाउन था तो सिर्फ अनुष्का की बॉलिंग की प्रैक्टिस की उन्होंने, वो दिखाई, हमने वीडियो देखी है, उससे तो कुछ बनता नहीं है। और उसके बाद छपना क्या शुरू हुआ अखबारों में, अखबारों की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, अखबार मुंबई मिरर जैसे, बॉलीवुड हंगामा, इन सब के उस पर वेबसाइट पर क्या छपनी शुरू हुई। मैं टेक्स्ट लगा रहा हूँ, क्या लिखा मुंबई मिरर ने, टेक्स्ट लगा रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, उसके कई मतलब निकलते हैं। और वो यकीनन अगर ये बोला होता गावस्कर ने तो उनकी जितनी लानत मलामत की जानी चाहिए थी। लेकिन गावस्कर ने क्या बोला मैंने पहले बता दिया। तो ये टेक्स्ट गावस्कर के हवाले से छपा, इसी तरह से बॉलीवुड हंगामा में छपा, इसी तरह से मुंबई मिरर में छपा, और इसी तरह से आप देख रहे हैं नविका कुमार जो टाइम्स नाउ की एडिटर हैं, उन्होंने क्या लिखा ये देखिए। और साथ में बाइकॉट गावस्कर का नीचे हैशटैग है। और उसके बाद है कि बीसीसीआई शुड रिमूव हिम फ्रॉम द कमेंटेटर्स पैनल फॉर द एमसीपी एटीट्यूड, और उन्हें हटा दिया जाना चाहिए, ये आरोप लगे। और उसके बाद तब हुआ गावस्कर की सफाई। और उसके बाद सफाई से पहले क्या आया, एक ट्विटर पर एक शख्स ने एक वीडियो डाला। वो वीडियो वही वीडियो है जो जब प्रैक्टिस कर रहे थे विराट कोहली और अनुष्का उन्हें बॉलिंग कर रही हैं। वो एक वीडियो छोटा सा है, वो वीडियो भी मैं चाहता हूं कि वीडियो दिखाऊं आपको। वो किसी ने उनके अपार्टमेंट में जब वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अनुष्का उनको बॉल फेंक रही है, एक छोटा सा वीडियो है। और उसको उनके किसी पड़ोसी ने टॉप एंगल से अपार्टमेंट में जब भी ये खेल रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे या जो भी हल्के फुल्के अंदाज में, उसको किसी ने शूट किया। इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में पता चल रहा है कि वो अनुष्का बॉलिंग कर रही हैं और विराट खेल रहे हैं उनके अपार्टमेंट का। सुनील गावस्कर का कहना है कि उनका रेफरेंस सिर्फ इतना था और यही वो कह रहे थे, लेकिन उनके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया, उसके शब्द के मायने अलग निकले। शायद सुनने में दिक्कत हुई, लोगों को समझने में दिक्कत हुई, और एक दो शब्द के मायने बदलने से उसके मायने बदल गए और वो अश्लील कमेंट लगने लगा। लेकिन उसके बाद अनुष्का ने चिट्ठी लिखी, लंबी खुला खत लिखा गावस्कर के नाम,
उस चिट्ठी में, गावस्कर की चिट्ठी में उन्होंने बताया कि एक खिलाड़ी के खेल की स्थिति का जिम्मेदार उसकी पत्नी को कैसे बना दिया। उन्होंने ये भी चिंता जताई कि उन्हें हर बार क्रिकेट में घसीट लिया जाता है। एक लंबी चिट्ठी अंग्रेजी में लिखी मिस्टर गावस्कर करके, और उसके बाद में जो बात आई ऑल्ट न्यूज़ के हवाले से पता चला कि मामला वो था नहीं जिस तरह से गावस्कर को खींचा गया, और गावस्कर ने सफाई दी। ये सब टेक्स्ट मैंने दिखा दिए। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि कई बार बातों को, तथ्यों को थोड़ा सा ट्विस्ट करके घुमा देने से, सर्कुलेट कर देने से, वायरल कर देने से उसके अर्थ के अनर्थ होते हैं। गावस्कर के केस में भी ऐसा हुआ, और लोग जानते हैं गावस्कर को, वो बहुत संजीदा आदमी है। वो इस तरह की बेहूदी टिप्पणी नहीं कर सकते जो उनकी जुबान में डालकर, अनजाने में हुआ, जानकर हुआ, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये हुआ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ दोस्तों। इसके अलावा कुछ और खबरें हैं, लेकिन मैं एक खबर जिसका जिक्र कल मैंने अपने वीडियो में किया था, आप में से जितने लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि कल मैंने बिहार के डीजीपी रहे, जो 5 दिन पहले तक डीजीपी थे, गुप्तेश्वर पांडे का एक इंटरव्यू किया है। मौका मिले तो वो इंटरव्यू देखिए, यूट्यूब पर अपलोड है। उनसे बहुत सारे सवाल मैंने कल किए थे। उस इंटरव्यू में भी ये सवाल आया था कि सुशांत की मौत की जांच शुरू होकर कहां से कहां पहुंची। अब ये ड्रग के मामले की तरफ एनसीबी है, कुछ सितारों को पूछताछ के लिए हर रोज बुलाया जा रहा है, बुलाया जाएगा, माहौल बना हुआ है, चैनलों पर 24 घंटे का कवरेज है। लेकिन मामला सुशांत से शुरू हुआ था, सुशांत की हत्या कही जा रही थी, उसी तरह का माहौल देश में बनाया गया 3 महीने, लेकिन अब वो मामला कहीं पीछे छूट गया। सुशांत, जस्टिस फॉर सुशांत नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे चुनाव मैदान में आ गए, ऐलान होने वाला है किसी भी वक्त, कहां से लड़ेंगे, हालांकि अपनी बात उन्होंने मेरे वीडियो में कह दी है। तो अब यहां सवाल उठता है, अब सुशांत के परिवार के हवाले से सवाल किसने उठाया है? सवाल उठाया है सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने। विकास सिंह ने कल कुछ अहम बातें की, कुछ सवाल उठाए, और विकास सिंह वही हैं जिन्हें बीते 2 महीने से आप लगातार टेलीविजन चैनल पर आप देख पा रहे होंगे, और एक तरह से पूरे मामले में कत्ल की थ्योरी को लगातार विकास सिंह आगे बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट विकास सिंह लगातार कहते रहे कि सुशांत का कत्ल हुआ। कल उन्होंने कहा, और यह बहुत मायने रखता है, सुनिएगा गौर से, कल उन्होंने कहा कि सुशांत की मौत की जांच भटक गई है, और उन्होंने जो कहा कि सीबीआई की टीम कई दिनों से दिल्ली में है, लेकिन उसने एम्स के डॉक्टरों के साथ मीटिंग तक नहीं की है। सुशांत के बिसरा की फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आ गई है, लेकिन जांच करने में लैब को काफ़ी परेशानी हुई क्योंकि बिसरा की मात्रा कम थी। उसके बाद उन्होंने कहा, ऐसा लगता है जांच की दिशा अब ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश करने की ओर मुड़ गई है। एनसीबी वैसे ही बड़े बड़े सितारों की परेड करा रहा है, जैसे शुरू में मुंबई पुलिस करा रही थी, और सीबीआई शांत हो गई है। सीबीआई शांत हो गई है, मामला भटक गया है, जांच की दिशा भटक गई, और अगर ये सब हो गया, सीबीआई लेट लतीफ हो गई है, सीबीआई की लेट लतीफी पर भी उन्होंने सवाल उठाए, और उन्होंने कहा कि मुझे शुरू में तस्वीर को देखकर एम्स के डॉक्टर ने कहा था कि हत्या है, लेकिन अब ये मामला कुछ और हो रहा है। तो सवाल उठता है, ये अब कौन अटकाएगा? अब ये जांच की दिशा कौन भटकाएगा? अब ये केंद्र की तीनों एजेंसी है, सीबीआई जांच कर रही है, 1.5 महीने से ज़्यादा हो गए, ईडी शुरू के दौर में ही पहुंच गई, एनसीबी भी जुटी है, तीनों केंद्र की एजेंसी। केंद्र सरकार क्या चाहती है ये जग जाहिर है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी क्या चाहती है जग जाहिर है। देश के बड़े बड़े बीजेपी के नेता इस पर लगातार अपने ज्ञान, अपने भाषण, अपने बयान सब दे चुके हैं। अब केंद्र की एजेंसी मुंबई पुलिस किनारे, उसके बाद परिवार के वकील का आरोप कि जांच भटक गई, सीबीआई जांच नहीं कर रही है, दिशा भटक गई, डॉक्टर से मीटिंग नहीं हुई। अब इसमें जानकारी क्या आ रही है कि सीबीआई हत्या के नतीजे तक नहीं पहुंच पा रही है। यह खबर पहले भी आई थी, कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाई थी, सीबीआई के हवाले से, सूत्रों के हवाले से, अखबारों की हेडलाइन। अब एम्स के डॉक्टरों के हवाले से खबर आ रही है कि जो फॉरेंसिक टीम के मुखिया हैं, उनके हवाले से खबर आई कि उसमें हत्या की बात साबित नहीं हो रही है। जो थ्योरी दी गई कि उनका सुशांत की गला दबाकर हत्या की गई और उसके बाद उनको टांग दिया गया, अब कहा जा रहा है कि वो थ्योरी, एम्स की फॉरेंसिक टीम भी उस थ्योरी पर नहीं पहुंच पा रही है। नहीं पहुंच पा रही है मतलब जो माहौल बनाया गया, जिस तरह की थ्योरी पेश की गई, जिस तरह की बातें मीडिया के तमाम लोग, एंकर, बीजेपी के नेता, यहां तक कि सुशांत के परिवार के वकील कहते रहे, वो थ्योरी खारिज हो रही है।
या उस थ्योरी तक दोनों एजेंसियां नहीं पहुंच पा रही है। तो इसलिए नाराजगी है। सवाल ये उठता है सुशांत को इंसाफ मिलेगा क्या? लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि कहां से शुरू होकर कहां हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। अब सवाल सुशांत का परिवार ही लगा रहा है, परिवार के वकील ही लगा रहे हैं, जबकि शुरुआत में उन्होंने सीबीआई मांग की जांच की थी। विकास सिंह और सुशांत के परिवार के लोगों ने कहा था कि सीबीआई जो भी जांच करेगी, सीबीआई जिस भी नतीजे पर पहुंचेगी, हमें उस पर भरोसा है। अब सीबीआई पर सवाल है, सीबीआई की जांच पर सवाल है, सीबीआई की लेट लतीफी पर सवाल है, और सीबीआई एजेंसी केंद्र की है। तो ये एक बड़ी खबर है दोस्तों, नजर रखेंगे इस पर कि अगर जांच में सीबीआई हत्या की तरफ पहुंच ही नहीं पा रही है तो कैसे पहुंचेगी, और सीबीआई इतने हफ्ते के बाद कहीं पहुंची कि नहीं पहुंची, जहां पहुंची उसके बारे में कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में सीबीआई देगी कि नहीं। सीबीआई के हवाले से इतनी प्लांटेड खबरें चली, एम्स के हवाले के डॉक्टर के हवाले से प्लांटेड खबरें चली, वो सारे लोग पिछले 3-4 दिनों से सन्नाटे में। बहरहाल ये खबर है, इस पर नजर होगी। एंगल सिर्फ इतना है कि वहां से चलकर और अब सितारों की परेड हो रही है, और ये बात अब विकास सिंह भी कह रहे हैं। चलिए अब आते हैं, एक तीसरी बड़ी खबर है, उसके बाद कुछ और खबरों पर आऊँगा। बिहार में चुनाव की बात आप सबको पता है, और चुनाव के ऐलान की खबरें हर अखबारों की सुर्खियां हैं, तारीखों का भी, राजनीति का भी हर अखबार में है। इसलिए मैंने चुनाव से शुरू नहीं किया, क्योंकि जो लोग भी बिहार के हैं उनके अखबारों में 2-2 पन्ने आज छपे होंगे, उनको पता होगा उसमें से मैं कुछ पढ़ के बताऊं तो कोई बात निकलेगी नहीं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ पहलू है, उस पर बात करूंगा। हर अखबार में बहुत प्रमुखता से चुनाव की खबरें, किसान की खबरें, जो कल किसानों का प्रदर्शन विरोध था वो भी कई अखबारों की खबरें। अब एक खबर है जो मैंने मेरे ख्याल से 5-6 दिन पहले भी मैंने बताई थी, वो कुछ अखबारों के हिंदू में पहले पन्ने पर है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है। वो खबर है शोपियां में एनकाउंटर हुआ था कश्मीरी लड़कों का, 3 लड़के मारे गए थे। उन्हें एनकाउंटर के वक्त ज्वाइंट ऑपरेशन में मारे गए थे 3 लड़के, आर्मी ऑपरेशन था। आर्मी के ऑपरेशन में मारे जाने के बाद 62 राष्ट्रीय राइफल्स की टीम का ऑपरेशन था। मारे जाने के बाद दावा किया गया कि अनआइडेंटिफाइड फॉरेन टेररिस्ट है, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद पता चला कि उन 3 लड़कों के परिवार वालों ने पुलिस में जाकर शिकायत की कि वो 3 लड़के मजदूर थे, वो राजौरी के रहने वाले थे, काम धंधे की तलाश में लॉकडाउन के बाद वो निकले थे, और उन्होंने 17 जुलाई को फ़ोन करके परिवार वालों को बताया था कि शोपियां पहुंच गए हैं, और उन्होंने किराए का मकान लिया है, और उसके बाद अगले दिन से उनकी खबर नहीं मिली। अब इसमें आज ये क्यों जिक्र कर रहा हूं, उसके बाद बता देता हूं संक्षिप्त में। आज इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि कश्मीर के आईजी विजय कुमार के हवाले से अब यह खबर आई है, कल उन्होंने माना है कि डीएनए से भी ये साबित हो गया, डीएनए सैंपल से, कि वो जो 3 लड़के जो अनआइडेंटिफाइड फॉरेन टेररिस्ट कहकर मारे गए, तस्वीर तीनों की लगा रहा हूं, ये तीनों लड़के दरअसल मजदूर थे। वही मजदूर जो 17 जुलाई की रात अपने परिवार वालों से बात करने के बाद लापता हो गए थे। इसमें एक मजदूर की उम्र 16 से 18 साल भी है। अब इन तीनों लड़कों की मौत के बाद जब परिवार वालों ने सोशल मीडिया पर, परिवार वालों के साथ बहुत सारे लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई, सेना ने जांच के आदेश दिए, और जांच के बाद आखिरकार सेना ने भी, वही स्टोरी शायद पिछले हफ्ते मैंने वीडियो में डाला था, सेना ने भी आखिरकार माना कि जिन जवानों ने एनकाउंटर में इन्हें मारा, उन्होंने AFSPA के तहत मिले अधिकारों का दुरुपयोग किया, उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। मतलब सेना ने माना कि ये एनकाउंटर फेक था, ये विदेशी आतंकवादी नहीं थे, फॉरेन अनआइडेंटिफाइड फॉरेन टेररिस्ट नहीं थे। अब डीएनए सैंपल लिया जो गया था उससे भी पुष्टि हो गई, यही 3 लड़के थे, यही 3 मजदूर लड़के जो लॉकडाउन के बाद काम धंधे की तलाश में निकले थे, किराए के मकान में ठहरे थे, उन्हें मार दिया गया फॉरेन टेररिस्ट कहकर, अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट। कौन जिम्मेदारी लेगा? इंक्वायरी होगी, कुछ लोगों को हो सकता है सेना के प्रावधानों के तहत सजा मिले, लेकिन मारे तो गए। अब इसी में विस्तार से जानकारी है, अलग अलग अखबारों में, हिंदू में पहले पन्ने पर है, टाइम्स ऑफ इंडिया में है, जागरण में भी है, और उसके बाद
इस पर मैंने चूंकि पहले भी वीडियो बनाया, और ये डीएनए नमूने लिए गए थे जब हंगामा मचा था। उसके बाद 40 दिन के बाद शुक्रवार को इन नमूनों की रिपोर्ट आई। तो ये एक शोपिया के 3 मजदूर, 3 युवा लड़के, अब तक के हिसाब से देखिए 3 बेकसूर, पक्के तौर पर कम से कम अनआइडेंटिफाइड फॉरेन टेररिस्ट नहीं थे, इन्हें मार दिया गया, एनकाउंटर में मारे गए। सेना ने उस समय जो दावा किया वो दावे हवा में थे और उन दावों की पोल खुल चुकी है सेना की जांच से, और अब उसके बाद डीएनए से भी साबित हो चुका। अब सवाल उठता है कि जब लोग बात करते हैं कि गलत इनकाउंटर भी होता है तो उन्हें देशद्रोही कहा जाता है। नहीं दोस्तों, गौर से देखिए और सुनिएगा, एनकाउंटर चाहे जहां भी गलत है तो गलत है, और आतंकी को मारा तो एक बार आप कह सकते हैं कि इस आतंकी ने बहुतों को मारा तो सेना ने एनकाउंटर में मारा, ठीक है, लेकिन यहां तो तीनों विदेशी आतंकी नहीं थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। बिहार को लेकर जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अखबारों की हेडलाइन बहुत विस्तार से, बहुत दिलचस्प ढंग से कुछ अखबारों ने छापा है। अमर उजाला में पहले पन्ने पर है, बिहार में बजा बिगुल, 28 अक्टूबर से 3 चरणों में मतदान, 10 नवंबर को नतीजे, और विस्तार से अखबारों ने छापा है। हालांकि बिहार में चुनाव का ऐलान हो गया है, लेकिन गठबंधन को लेकर अभी भी सवाल, गठबंधन के में सीटों को लेकर खटपट, वो सब अपनी जगह अभी भी कायम है। भास्कर ने अच्छी हेडिंग लगाई है, बिहार 2020 ईपीएल शुरू, चुनाव आयोग का सस्पेंस खत्म, बिहार चुनाव की तिथि घोषित, और उसके बाद पूरा कब कहाँ चुनाव है और उसके बारे में जानकारी, पहला दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर, और कब होगी वोटों की गिनती, ये सब छापा है। अंदर के पन्नों में भी बहुत सारे अखबारों ने बहुत विस्तार से बिहार में कहाँ क्या चुनाव है और पार्टियों की क्या तैयारी है उसके बारे में विस्तार से छापा है। एक जैसे अमर उजाला ने छापा है, चूँकि आपको पता होगा कि हाल में एक भोजपुरी गीत चर्चित हुआ, अनुभव सिन्हा और मनोज वाजपेयी की जोड़ी ने जो गाया, मनोज ने गाया, मनोज पर फिल्माया गया दरअसल, और उसको निर्देशन किया अनुभव सिन्हा ने। तो उसी बिहार में काबा, तो बिहार में काबा के नाम से एक बड़ी रिपोर्ट है हिमांशु मिश्रा की, ये अमर उजाला में छपी है, और इसमें बिहार की स्थितियां बताई गई है कि बिहार में दलों के बीच मतभेद हैं या कैसे, क्या चुनौतियां हैं, किसकी क्या कमज़ोरी है, किसकी क्या मजबूती है, समीकरण क्या है, दलगत राजनीति क्या है, जातीय स्थिति क्या होगी, और इन सब के ऊपर एक खबर है, मोदी की कड़ी परीक्षा, नतीजे बताएंगे जनता किसके साथ। इस बीच सी वोटर का एक सर्वे भी आ गया कल ही, उस सर्वे में बताया गया कि सरकार एनडीए की ही बनेगी। अब देखिए, मैं एक रिस्क लेकर कहता हूँ, आप में से हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, मेरा आकलन है, मेरा अनुमान है साफ साफ कि सरकार तो एनडीए की बनेगी। आज की तारीख में ऐसा लगता नहीं है कि विपक्ष इतनी मजबूत स्थिति में है कि एनडीए की सरकार को उखाड़ सके, नीतीश और बीजेपी के गठबंधन को सत्ता से उखाड़ सके, ये मुझे दूर दूर तक फिलहाल नजर नहीं आता। अब वो उनको सीटें कितनी मिलेगी, सी वोटर जो कह रहा है उतनी सीटें मिलेगी, 150 मिलेगी, 140 मिलेगी, 145 मिलेगी, 250 मिलेगी, या बीजेपी का दावा 200 प्लस है वो मिलेगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन विपक्ष के सरकार बनने की मुझे अभी गुंजाइश नहीं दिखती है। चुनाव प्रचार के दौरान कुछ करिश्मा हो जाए तो अलग बात है, फिलहाल दोनों तरफ से तैयारियां जोरों से है। और मैं देख रहा हूं भास्कर ने बहुत विस्तार से छापा है वेबसाइट पर कि कैसे वर्चुअल तैयारियां हो रही है, और इस बार वर्चुअल तैयारियों के बहुत मायने हैं, क्योंकि आप ज़मीन पर उतरकर जब रैलियां नहीं कर रहे हैं तो बहुत कुछ वर्चुअल होना है, और उस वर्चुअल लड़ाई में भी बीजेपी का कोई तोड़ और जोड़ नहीं है। तो भास्कर ने एक विस्तार से छापा है कि कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता हर घर में पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, और कितने उनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, 60,000 कार्यकर्ताओं का वर्चुअल कैंपेन की ट्रेनिंग दी जा चुकी है, 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 4 करोड़ लोगों से जुड़ चुकी है बीजेपी, और 150 प्रचार रथों को रवाना किया गया है, जिसका काम नेताओं के भाषणों को लोगों तक पहुंचाना। तो भाषण पे चुनाव होना है, राशन की हालत आप देख ही रहे हैं, और जनता आज के दौर में वोट भी भाषण पे ही दे रही है, राशन से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनकी तकलीफ, उनकी चिंता, उनकी बेरोजगारी, उनकी मुश्किलें, उनकी मुसीबतें बात सब कर लेंगे, चुनाव के समय कहेंगे मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोशिशें तो सारी कर रहे हैं। और देश में हिंदू मुसलमान का माहौल, हिंदू और मुस्लिम के ध्रुवीकरण
का जब आप फिर देखेंगे, परवान चढ़ेगा, बयानबाजियां ऐसी होगी, तो फिर बाकी मुद्दे हो सकता है किनारे हो जाएं, इसके खतरे अपनी जगह। तो यही है, जेडीयू ने भी अपनी तैयारी की है, लेकिन बनाया तो आरजेडी ने भी अपना वॉर रूम है और फेसबुक ट्विटर के जरिए सक्रिय हैं। तेजस्वी लगातार अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन एक खटपट की बात आपने सुनी होगी कि आरएलएसपी के नेता ने कल परसों कह दिया था, उपेंद्र कुशवाहा ने, कि मैं उनको नेता नहीं मानता, आरजेडी पहले नेता बदले, लालू यादव जेल में हैं। तो ये परेशानियां, मुश्किलें विपक्ष की बिहार में अपनी जगह कायम है, और ये छोटी परेशानी नहीं है। इस परेशानी से कैसे निजात पाकर चुनौती देगी, ये बड़ा सवाल है। उसके बाद कुछ और खबरें हैं, जैसे एक दिलचस्प खबर है यूपी से। यूपी में पहले पन्ने पर अमर उजाला में है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ डीएम दफ्तर में एसडीएम का धरना। अब ये ऐसा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, ये सब चीज़ें हाल के दिनों में बहुत दिलचस्प ढंग से देखी जा रही है। अब यूपी में भ्रष्टाचार का आरोप डीएम पर लगाया किसने? एसडीएम ने। प्रतापगढ़ का मामला है, जिलाधिकारी आवास के बाहर एसडीएम बैठ गए धरने पर, और उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। एसडीएम का नाम विनीत उपाध्याय है। उन्होंने वरिष्ठ अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और पत्नी के साथ डीएम रुपेश कुमार के दफ्तर के बाहर धरना दिया। कल दोपहर 12:30 बजे धरना दिया, शाम को 5 बजे समझा बुझाकर धरना खत्म हुआ, लेकिन तब तक उन्हें अनुशासनहीनता के मामले में सस्पेंड भी कर दिया गया है। अब इसमें कुछ उन पर आरोप है कि उन्होंने कुछ चूक की थी, वकीलों से विवाद के दौरान सुरक्षा गार्ड का राइफल अपने हाथ में लेकर चर्चा में आए थे, और उसके बाद कुछ उन पर आरोप थे, उनसे स्पष्टीकरण डीएम ने मांगा था, जिस पर वो बौखला गए, आपा खोया। लेकिन ये सारा सब आरोप प्रत्यारोप के बीच ये जानकारी है। एक खबर जो है, जो उसको लेकर, महोबा को लेकर, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में महोबा के एसपी पर आरोप लगे कि महोबा के एसपी वहाँ के कारोबारी से वसूली कर रहे थे, 6 लाख रुपया मांग रहे थे। उस कारोबारी की लाश मिली, कहा गया उस कारोबारी को गोली मार दी गई उसके वीडियो वायरल होने के बाद, जिस वीडियो में उस कारोबारी ने कहा था कि एसपी उससे वसूली के लिए 5 लाख 6 लाख रुपए मांग रहे हैं। लेकिन अब एसटीएफ ने जांच में कहा है कि उस कारोबारी ने खुदकुशी की थी। जो हालात बताते हैं, उस हालात से यही लगता है कि उन्होंने खुदकुशी की, गोली नहीं मारी गई। अमर उजाला ने छापा, एसआईटी का खुलासा, महोबा के कारोबारी ने खुद को मारी गोली। लेकिन खबर उसके बाद भी क्या है कि एसपी जो पाटीदार साहब थे, एसपी का खौफ था। एसपी मनीलाल पाटीदार इनसे 6 लाख रुपए मांग रहे थे और वो वीडियो वायरल किया था। और उसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो कहा जा रहा है कि एसपी इनके पीछे पड़ गया, और उसके बाद इंद्रकांत के, और उससे वो बहुत, इंद्रकांत खौफ में थे, बचने का कोई रास्ता नहीं सूझा, इसलिए खुद को गोली मार ली। अब पता चलेगा कि ये और विस्तार से इसकी वजह क्या है। फिलहाल एसपी मनीलाल से अब तक कोई पूछताछ नहीं हुई है। ये आरोप है वकील का, इनका जो वकील है उनका दावा है, आरोप है कि वो एसपी साहब, आईपीएस साहब कोरोना ग्रसित हैं, इसलिए पूछताछ नहीं हो रही है। ये योगी सरकार पर आरोप है कि एक एसपी के खिलाफ एक वीडियो वायरल होता है, एक एसपी के खिलाफ इतने संगीन आरोप लगते हैं कि वो 5 लाख 6 लाख रुपया मांग रहा है। बाद में कहा गया डीएम भी उसमें शामिल थे, और जिससे मांग रहा है वो शख्स वीडियो वायरल करता है, और उसके बाद उस शख्स की लाश मिलती है। पहले खबर आती है कि कोई किसी ने गोली मार दी। अब अगर एसटीएफ जांच से इस नतीजे पर पहुंचती है कि उसने खुदकुशी की, लेकिन साथ में यह भी है कि एसपी के डर से किया, एसपी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी, ऐसी मानसिक प्रताड़ना कर दी कि उसने खुदकुशी किया। खुदकुशी, एबेटमेंट टू सुसाइड भी एक मुद्दा है, लेकिन सरकार का रवैया, एसपी जो थे उन्हें सस्पेंड जरूर किया गया, लेकिन मनीलाल पाटीदार को लेकर योगी सरकार का रवैया संतोषजनक नहीं है। बहुत सवाल है उस पर। बहुत सारे लोग कह रहे हैं अब तक उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, सस्पेंशन क्या काफ़ी है, ये सवाल है। ये खबर है कई अखबारों में। उसके बाद एक आज मैं तारीफ करूंगा फिर से दैनिक भास्कर के संपादकीय की। मैं हर बार जिक्र करता हूं, बहुत कम अखबार हैं जो संपादकीय में सरकार पर कुछ सवाल उठाते हैं। हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस अक्सर, टाइम्स ऑफ इंडिया कभी कभी, इस अंग्रेजी के अखबारों की बात करूं तो टेलीग्राफ तो हर रोज। हिंदी अखबार में मैंने देखा है कि दैनिक भास्कर सवाल उठाता है अक्सर। मैंने 2 दिन पहले भी दैनिक भास्कर के संपादकीय की तारीफ की थी। आज भी दैनिक भास्कर ने लिखा है, कैसे हो जनता को पुलिस पर भरोसा। और जो चार्जशीट की खबरें आ रही है, सेलेक्टिव लीक जो चार्जशीट हो रहा है, दिल्ली के दंगों की चार्जशीट के पन्ने,
और अखबारों में खबरें कई दिनों से हर रोज छप रही है। एक खबर का जिक्र मैंने किया था कि कपिल मिश्रा को कैसे उस चार्जशीट में मुक्त किया गया। वो वीडियो मौका मिले देखिएगा, यूट्यूब पर मौजूद है। और जो लोग साथी मुझे फेसबुक पर चाहें वो फॉलो कर सकते हैं, मेरे नाम से एक फेसबुक पेज भी है, वहाँ भी मैं सारे वीडियो डालता हूँ। और जो साथी फेसबुक पर देखते हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छा लगेगा, मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। तो भास्कर ने इस खबर में यही लिखा है कि कैसे चार्जशीट पुलिस ने बदली। एक खबर आई है कि पुलिस ने चार्जशीट के कुछ हिस्से बदले हैं और ये हाईकोर्ट ने इस पर चिंता जताई है कि ट्रंप यात्रा के दौरान अशांत कर देश की छवि खराब करने के षड्यंत्र 8 जनवरी छात्र नेता उमर खालिद और इन सब ने रची थी, ऐसा पुलिस ने कहा। लेकिन बाद में जब पता चला कि ट्रंप के आने की खबर पहली बार भारतीय मीडिया में 13 जनवरी को प्रसारित हुई तो पुलिस ने वो पैरा हटाकर तारीख 16 जनवरी कर दी। मतलब तारीख बदली पुलिस ने चार्जशीट में ये। लेकिन असली चीज जो लिखा है भास्कर ने कि सबने देखा कि एक केंद्रीय मंत्री नारा लगाते हुए देश के गद्दारों को कह रहा था भीड़ से गोली मारो ... कहलवा रहा था। लेकिन एक स्थानीय नेता 24 घंटे बाद तो हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, कपिल मिश्रा का जिक्र है, कहकर पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में धमकी दे रहा था। लेकिन हैरानी की बात है कि पुलिस को इनमें भड़काऊपन नहीं दिखा। इसका जिक्र भास्कर ने साफ साफ किया है। डॉक्टर कफील खान को जिस ढंग से एनएसए में फंसाया गया उसका भी जिक्र किया है और साथ में लिखा है पुलिस के जांच के तरीकों पर सवाल है, उस नियत पर है जो बार बार सवालों में खड़ी हो जाती है। आखिर कहीं भी निष्पक्षता क्यों नहीं नजर आती। ये भास्कर ने संपादकीय में लिखा है, इसलिए भास्कर की तारीफ करूंगा। ये भास्कर का संपादकीय है और बाकी अंदर के पन्ने में दुनिया भर की जो जानकारी है वो तो है ही। तो ये है एक वोडाफोन वाली खबर। हाँ, एक जरूरी खबर छूट जाती है, अभी अचानक ध्यान है। हाँ, सीएजी को लेकर एक बहुत जरूरी खबर है। सीएजी को लेकर एक जरूरी खबर है। इकोनॉमिक टाइम्स में सीएजी से जुड़ी एक खबर छापी है। ये खबर है सीएजी पॉइंट्स टू ओवर 10K करोड़ फजिंग ड्यूरिंग पीडीपी बीजेपी रूल ऑफ 2017-18। ये जो इकोनॉमिक टाइम्स की यहां खबर है, ये कैसे जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी के कार्यकाल में, शासनकाल में 2017-18 में 10,000 करोड़ की हेराफेरी की गई। उस हेराफेरी का जिक्र सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में किया है। गौर करिएगा, बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन वाली सरकार के दौर में 10,000 करोड़ की हेराफेरी का जिक्र सीएजी ने किया है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है और सीएजी पर कुछ और सवाल हैं, जो सवाल संक्षिप्त में मैं बता देता हूं। इस खबर में क्या है? इस खबर में इकोनॉमिक टाइम्स ने जो लिखा है उसमें है कि सीएजी के मुताबिक, बहुत अहम है, सीएजी के मुताबिक 2017-18 में जेके सरकार ने नॉन ट्रांसपेरेंट एक्सपेंडिचर, बगैर पारदर्शिता वाला खर्चा करीब 10,000 करोड़ का दिखाया है। इन खर्चे के रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को माइनर हेड 800 के तहत दर्ज किया गया। सीएजी के मुताबिक राज्य सरकार के खर्चे, बजट और सेविंग में बहुत खामियां हैं। माइनर हेड 800 अदर एक्सपेंडिचर और माइनर हेड 800 अदर रिसिप्ट्स के तहत जो खर्चे किए गए हैं उनमें न तो पता किया जा सकता है कि खर्चे कहां किए गए, न पता किया जा सकता है कि ये रसीद रिसिप्ट कहां से आ रही है। इससे अकाउंट के बारे में तस्वीर साफ नहीं होती। 2016-17 में माइनर हेड 800 अदर एक्सपेंडिचर 11.8% था, जो 2017-18 में बढ़कर 11.58% हो गया। जून 2018 से गवर्नर रूल है, आपको पता होगा। और केंद्र सरकार हजारों करोड़ का फंड देती रही है, जो फंड एलोकेशन उस दौर में बहुत बढ़ा भी। को पता होगा कि जीएसटी फंड के गलत इस्तेमाल को लेकर सीएजी ने रिपोर्ट दी है, जिक्र है। इस पर कई विरोधी दलों ने सरकार को घेरा है और इसमें जो जानकारी है अब यहाँ आप देख रहे हैं, सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से आया कि 10,000 करोड़ के फंड में हेराफेरी जेएनके में, तब जब पीडीपी बीजेपी की सरकार थी। और सीएजी की रिपोर्ट संसद में जो पेश हुई उसमें कहा गया है कि जीएसटी नियमों का उल्लंघन किया गया है, जीएसटी फंड का इस्तेमाल राज्यों को मुआवजा देने के बदले कहीं और किया गया। और उसके बाद पूरी जानकारी सीएजी ने दी है अपनी रिपोर्ट में। और उसके बाद इस पर विपक्ष के बहुत सारे जो दल हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि राज्यों को जीएसटी मुआवजा राशि तो मिली नहीं और उसका गलत इस्तेमाल या दूसरे तरह से डाइवर्ट करके इस्तेमाल किया गया, इस पर कुछ सवाल है। तो ये
जीएसटी फंड को लेकर सवाल और उसके बाद जम्मू कश्मीर को लेकर ये खबर है। एक सुमेध सिंह सैनी को लेकर मैंने पहले भी वीडियो बनाया। सुमेध सिंह सैनी जो डीजीपी रहे हैं पंजाब के, बहुत असरदार, पावरफुल, दबंग, बहुत हनक वाले, लेकिन उनके खिलाफ 29 साल पुराना एक मामला चल रहा है कत्ल और गुमशुदगी का, और एक मामला और चल रहा है 26 साल पुराना 3 लोग की गुमशुदगी का, जिनके बारे में कहा जा रहा है उनकी हत्या कर दी गई। और ये सब सुमेध सिंह सैनी जब एसएसपी थे उस दौरान ये घटनाएं हुई। उनके कहे पर, उनके निर्देश पर पुलिस अधिकारियों ने अगवा किया और उसके बाद उनकी एक की लाश मिली, कहा गया एनकाउंटर में मारा गया। दूसरा जो 94 का मामला है उसमें उनकी लाश नहीं मिली। उसमें सुमेध सिंह सैनी को अब अदालत में पेश होना पड़ा है। वो एक्सप्रेस में खबर है, बीच में फरार थे कई दिन तक, उस पर एक मैंने वीडियो बनाया। इसके अलावा छिटपुट कुछ और खबरें हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को, चूँकि लंबा भी हो गया, तो इस वीडियो को दोस्तों यही ख़त्म करता हूँ। जाते जाते सिर्फ इतना कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर अगर हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, अगर फेसबुक पर हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। और इससे अहम एक और बात कि अगर आपने मेरा इंटरव्यू बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के साथ नहीं देखा है तो देखें, कल ही मैंने रात को शाम को अपलोड किया है। शुक्रिया।